चलो यार बच्चों, अच्छे से ध्यान देना बेटा। सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 एडवांस अकाउंटिंग न्यू स्कीम एमएलगमेशन, ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, एक बार फटाफट से सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। ध्यान देना क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी हुई है। तो बच्चों, हमने एमएलगमेशन ये वाला टॉपिक जब स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने देखा था अमलगमेशन का मतलब क्या है, और इसका मतलब मैंने आपको कैसे समझाया था, याद करो। जैसे रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई तो कंपनी का क्या हो रहा है बेटा, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, या फिर रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। इसको प्यार से हम लोग बोलते हैं कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत कब पड़ती है, जब सब कुछ मेसी चल रहा है, जीवन के अंदर में कुछ सही नहीं है। कोई तो एक कंपनी है जिसका रिजर्व सरप्लस नेगेटिव में है, जीरो है, या फिर कंपनी कंटिन्यूअस लॉसेस बेयर कर रही है, या फिर कंपनी के बैलेंस शीट के असेट साइड में फिक्टिशियस असेट बहुत ज़्यादा हो रही है, लॉस असेट बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी मार्केट में रियलाइजेबल वैल्यू नील है। तो ऐसी कंपनी को नए इन्वेस्टर्स जनरली नहीं मिलते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स भी किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के पहले उसकी बैलेंस शीट स्टडी करने वाले हैं, और जब वो बैलेंस शीट स्टडी करेंगे तो उस समय मुन्ना ध्यान देना, डेफिनेटली बैलेंस शीट के अंदर में सब बिगड़ा हुआ मामला दिखेगा। एसेट साइड के अंदर में फिक्टिशियस एसेट ज़्यादा है, रिजर्व सरप्लस नेगेटिव या जीरो है, लॉस नहीं, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली कंपनी सफरिंग द लॉसेस। तो इस केस में इन्वेस्टर्स भी ज़्यादा कंपनी को मिलते नहीं हैं। तो सोचो, जब ये बात इन्वेस्टर को समझ में आ रही है, तो जो कंपनी के खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको ये बात समझ में नहीं आएगी क्या। तो इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, अपने इस बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करते हैं या रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब रिकंस्ट्रक्शन की अगर बात आती है तो दो टाइप के रिकंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, उन्हें ध्यान से सुनना। एक है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और एक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम लोग सेपरेट एक टॉपिक के अंदर में पढ़ने वाले हैं। हम लोग अभी बात कर रहे हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की, यानी अपना अमलगमेशन टॉपिक। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी अपने बिजनेस को किसी दूसरी कंपनी को बेच देती है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी अपने रनिंग बिजनेस को किसी दूसरे कंपनी को बेच देती है और ये कंपनी उसके बाद बंद हो जाती है। सो जो कंपनी बिजनेस सेल कर रही है इसको हम लोग बोलेंगे बेटा, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, सेलिंग कंपनी एस लिमिटेड, मान लो सेलिंग इट्स बिजनेस टू पी लिमिटेड। पी लिमिटेड परचेजिंग कंपनी है, पी लिमिटेड परचेजिंग कंपनी है, एस लिमिटेड सेलिंग कंपनी है। पी लिमिटेड को प्यार से ट्रांसफरी कंपनी बोलेंगे, ट्रांसफरी कंपनी। सेलिंग कंपनी को प्यार से ट्रांसफरर कंपनी भी बोल सकते हैं, या इसी को प्यार से वेंडर कंपनी भी बोल सकते हैं, या इसी को प्यार से बाइंग कंपनी भी बोल सकते हैं। यस और नो? अच्छा, ये सेलिंग कंपनी अपना बिजनेस सेल कर रही है, बदले में इसको क्या मिलेगा पी लिमिटेड से, परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन। पीसी क्या रहता है ये हमने ऑलरेडी देख लिया। पीसी इज द कंसिडरेशन पेबल बाय द ट्रांसफरी कंपनी। REE मतलब समझ जाना, मैं ट्रांसफरी लिख रहा हूं। ROR मतलब समझ जाना, मैं ट्रांसफरर लिख रहा हूं। REE मतलब ट्रांसफरी कंपनी, है ना। एग्जाम में आप ऐसे मत लिखना, एग्जाम में पूरा लिखना TRANSFEREE, राइट। और सेलिंग कंपनी यानी ट्रांसफरर कंपनी। सो पीसी इज कंसिडरेशन पेएबल बाय द ट्रांसफरी कंपनी, बरोबर है, टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ध्यान से सुनना। अब ये पीसी मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश हो सकता है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ बैंक हो सकता है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ एनी एसेट हो सकता है ना। यस और नो? मे बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी, मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स ऑफ ट्रांसफरी। ट्रांसफरी यानी परचेसिंग कंपनी ये पीसी किसी भी फॉर्म में दे सकती है। परचेसिंग कंपनी
परचेज कंसिडरेशन के बदले खुद के शेयर्स, कोई असेट, कैश, बैंक या खुद के डिबेंचर्स भी दे सकती है, कोई सिक्योरिटी भी इशू कर सकती है। अब परचेज कंसिडरेशन आपको कैलकुलेट करना है तो इसके लिए कुछ मेथड्स थी। हेलो, याद आ रहा है क्या सभी को? बरोबर है? या सानुदा पहुंच गई है, ठीक है। सानू अच्छे से ध्यान से सुनना। तेरी दोस्त ने तेरे आने तक मुझे बोला कि सर एक काम करो, सानिया का रिवीजन, सानिया आने तक रिवीजन करवा दो। मैंने उसको पूछा ईमानदारी से, ये तेरी बहुत अच्छी और सच्ची दोस्त है, इसका हाथ हमेशा थाम के रखना, वरना कोई और रहता तो बोल देता सर लेक्चर स्टार्ट कर दो, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। बट इसने बोली कि सर एक काम करो, तब तक रिवाइज करवा दो। समझ में आया क्या? ताकि तेरा मिस नहीं होना चाहिए। बट खैर, रिवीजन तेरे भी नसीब में थी, अच्छे से ध्यान दे दे बेटा। सो मेथड्स कौन कौन सी है पीसी की? सबसे पहली है लमसम मेथड, दूसरी है नेट पेमेंट मेथड, और तीसरी है, बहुत अच्छी है ना, भूत। अच्छी है, भूत। केतु को भूत बोल दिया तूने, बहुत, ऐसा लिख, BAHOT, भूत नहीं। और नेट एसेट मेथड, बरोबर है। लमसम मेथड में पीसी इटसेल्फ इज गिवन इन द क्वेश्चन, नो नीड टू कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन। नेट पेमेंट मेथड में नेट पेमेंट मेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, क्या दिया है, किस फॉर्म में दिया है, कितने रुपए का दिया है, ये सारी बातें दी है। और नेट एसेट, ये बैलेंसिंग फिगर। सर बैलेंसिंग फिगर मतलब पहले ये चेक करेंगे नेट लमसम मेथड है क्या, ये नहीं है तो ये चेक करेंगे नेट पेमेंट मेथड है क्या, और ये भी नहीं है तो फिर बैलेंसिंग फिगर नेट एसेट मेथड है, जिसमें एसेट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी एट अग्रीड वैल्यू माइनस लाइबिलिटी, यानी कौन सी, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी एट अग्रीड वैल्यू इज इक्वल टू पीसी। सो मेरे प्यारे बच्चों, पीसी कैलकुलेट करना अलग बात और पीसी को डिस्ट्रीब्यूट करना अलग बात। पीसी कैलकुलेशन और पीसी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों भी अलग अलग चीजें। सो कैलकुलेट करने के लिए इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक मेथड यूज होने वाली है। क्या ये बात समझ में आई सभी को? सिंपल है। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो मुझे एक बार पूछो। उसके बाद हमने पीसी कैलकुलेट कर लिया, फिर हमने देखा सेलिंग कंपनी की बुक्स कैसे क्लोज होती है। सेलिंग कंपनी की बुक्स क्लोज करने के लिए कुछ मैंने स्टेप्स बताई थी, याद आ रहा है क्या? सर सेलिंग कंपनी की बुक्स क्लोज क्यों करना है, लेकिन अच्छे से ध्यान से सुनो। आप सभी लोग जानते हो सेलिंग कंपनी अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रही है परचेसिंग कंपनी को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, आफ्टर ट्रांसफरिंग द बिजनेस यू हैव टू, आफ्टर ट्रांसफरिंग द बिजनेस यू हैव टू क्लोज द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी। अरे भैया बिजनेस ट्रांसफर कर देना मतलब बिजनेस बंद कर देना, ये बिजनेस बंद कैसे होगा? बिजनेस बंद करना है तो सेलिंग कंपनी को अपनी बैलेंस शीट क्लोज करनी होगी। बिजनेस बंद करने का मतलब बैलेंस शीट क्लोज करना होता है। ट्रेडिंग P&L तो हर साल वैसे ही क्लोज हो जाते हैं। सो बैलेंस शीट कैसे क्लोज करेगी बेटा सेलिंग कंपनी, बताओ जरा। इसके लिए कुछ स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, हाँ बेटा, क्लोज द बैलेंस शीट। स्टेप नंबर 2, हाँ बेटा, पीसी ड्यू करो। स्टेप नंबर 3, पीसी रिसीव करो। हाँ बेटा। स्टेप नंबर 4, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर कुछ है तो उसका हिसाब कर लो। रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर ट्रांसफरर यानी सेलिंग कंपनी पे कर रही है तो वो लिखेगी रियलाइजेशन टू कैश बैंक। रियलाइजेशन एक्सपेंस पेमेंट तो सेलिंग कंपनी कर रही है, लेकिन बेयर कौन कर रही है, कौन बॉर्न कर रही है, परचेसिंग कंपनी। तो ये लिखेगी परचेसिंग कंपनी यानी ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक। परचेसिंग कंपनी ही बेयर कर रही है और वही पे कर रही है, तो ट्रांसफरर के बुक में नो एंट्री। और परचेसिंग कंपनी पे कर रही है लेकिन बेयर हम कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, हमने पेमेंट नहीं किया, पेमेंट परचेसिंग ने किया, तो टू परचेसिंग कंपनी। याद आ रहा है क्या? 5वां,
फाइनल सेटलमेंट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। 6 नंबर, रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। 7 नंबर, फाइनल सेटलमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। ये 7 स्टेप फॉलो करने से ब्रह्मांड की कोई भी सेलिंग कंपनी की बुक्स क्लोज हो जाएगी, और लॉजिकल है हर स्टेप। इसमें बैलेंस शीट अगर क्लोज करना है तो क्या स्टेप्स थी, कौन मुझे बताएगा बेटा? बैलेंस शीट क्लोज करने के लिए कौन कौन सी स्टेप्स थी? सबसे पहले ट्रांसफर एसेट्स टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू, बट इसमें कैश बैंक ट्रांसफर नहीं करना, एक्सेप्ट कैश बैंक। सर क्यों कैश बैंक क्यों नहीं ट्रांसफर करना? अरे कैश बैंक ऑलरेडी रियलाइज है। भले ही कैश बैंक ट्रांसफरी कंपनी लेके जा रही है, भले ही कैश बैंक ट्रांसफरी कंपनी लेके जा रही है, भले ही कैश बैंक ट्रांसफरी कंपनी लेके जा रही है, लेकिन ट्रांसफरी कंपनी कैश बैंक ले जाने के बावजूद भी कैश बैंक रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, उसका सेपरेट अकाउंट बनाना, बिकॉज इट इज ऑलरेडी रियलाइज्ड। कैश बैंक को और क्या रियलाइज करे, वो तो ऑलरेडी रियलाइज्ड है। किसी भी चीज को कैश में कन्वर्ट करना रियलाइजेशन, कैश को और क्या कैश में कन्वर्ट करूं। दूसरा, ट्रांसफर लाइबिलिटीज थर्ड पार्टी टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी टू रियलाइजेशन एट बुक वैल्यू, देन ट्रांसफर रिजर्व्स, सरप्लस, प्रॉफिट, लॉस, फिक्टिशियस यानी काल्पनिक यानी जीरो लॉस, जीरो वैल्यू असेट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ट्रांसफर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ट्रांसफर इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जो असेट ट्रांसफरी कंपनी नहीं लेके जा रही है उस असेट को बेच दो। एसेट्स और लाइबिलिटीज नॉट, ए बेटा ये वाली स्टेप बहुत काम की है, कॉमन सेंस वाली स्टेप है, ध्यान रखना। एसेट्स एंड लाइबिलिटी नॉट टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी, एसेट्स एंड लाइबिलिटी नॉट टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी, क्या करो उसको बेच दो। लाइबिलिटी होगी तो पे ऑफ कर दो। ये कौन पे करेगा? सेलिंग कंपनी। सेलिंग कंपनी की जो असेट ट्रांसफर ही नहीं लेके जा रही है उस असेट को सेलिंग ही तो बेचेगी। सेलिंग कंपनी की वो लाइबिलिटी जो ट्रांसफर ही नहीं लेके जा रही है उन लाइबिलिटी को सेलिंग ही तो पे ऑफ करेगी। बरोबर है क्या? अब हो गई ये बैलेंस शीट क्लोज। एंट्री बताओ इसकी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, अरे यस और नो? लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू, पूरा का पूरा अमलगमेशन टॉपिक कवर है इसमें। लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन एट बुक वैल्यू, रिजर्व, सरप्लस, प्रॉफिट, लॉस, फिक्टिशियस असेट इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। यस और नो? उसके बाद लॉस अगर ट्रांसफर करना है तो ये लॉस और फिक्टिशियस असेट यहां नहीं लिखता हूं, ऐसा लिखता हूं, रुको। रिजर्व, सरप्लस और प्रॉफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, और लॉस ट्रांसफर करना है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू लॉस और फिक्टिशियस असेट, क्योंकि लॉस का डेबिट बैलेंस है, ट्रांसफ़र करना है तो क्रेडिट करो। फिक्टिशियस असेट का डेबिट बैलेंस है, ट्रांसफ़र करना है तो क्रेडिट करो। यस और नो? उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ट्रांसफ़र करो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफ़र करो
इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। देन जो असेट लाइबिलिटी नहीं लेके गए बेच दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट, फायदा हुआ होगा तो टू रियलाइजेशन बेचने पे, लॉस हुआ रहेगा तो बाय रियलाइजेशन, असेट बेचने पे लॉस हुआ। वैसी लाइबिलिटी पे ऑफ कर दो, लाइबिलिटी टू बैंक, लाइबिलिटी ज़्यादा दिया होगा, जितनी है उससे ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटा बैलेंस शीट क्लोज हो गई, स्टेप नंबर 1 खत्म। स्टेप नंबर 2 पीसी ड्यू करो, ट्रांसफर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पीसी रिसीव कर लो, कैश, बैंक, इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी, डिबेंचर्स इन ट्रांसफरी, प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी, जो कुछ मिला होगा वो सब डेबिट कर दो टू ट्रांसफरी, रियलाइजेशन हो गया। अपने पीसी रिसीव हो गया। रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर हमने पे किए तो रियलाइजेशन टू बैंक, ट्रांसफरी ने पे किए, हम खर्चा उठा रहे लेकिन पेमेंट ट्रांसफरी कर रही है, एहसान है ट्रांसफरी तेरा, रियलाइजेशन टू ट्रांसफरी अकाउंट। ट्रांसफरी बेयर कर रही, वही पे कर रही, नो एंट्री, यस और नो। उसके बाद फाइनल सेटलमेंट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले क्रेडिट किया, कहाँ गया रे बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले क्रेडिट किया, ये देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले क्रेडिट किया टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर रहे हैं टू, जो भी कुछ पेमेंट कर रहे हैं, कैश, बैंक, शेयर्स, और ज़्यादा दिया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कम दिया तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का सेटलमेंट मुझे ज़्यादा देना पड़ रहा है जितना ड्यू है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट डिफरेंस डाल दो, कम दिया रियलाइजेशन के क्रेडिट में। रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस, रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्रेडिट कर देंगे, लॉस हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डेबिट कर देंगे। ये बैलेंसिंग फिगर है रियलाइजेशन की, नहीं तो और कोई बच्चा सोचेगा प्रॉफिट हुआ तो रियलाइजेशन डेबिट क्यों, बैलेंसिंग फिगर है। और फाइनल सेटलमेंट जो कुछ बचा हुआ है सारे अकाउंट ट्रांसफ़र कर दो, कैश, बैंक, शेयर्स इन ट्रांसफरी, और ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट क्लोज। कुछ था इसमें, अब तक हमने इतनी चीज़ें पढ़ी थी, अगर आपको याद आ रहा है तो ऑल सेट। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार सबसे पहले पूछो बेटा, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट। सो दिस इज हाउ एमलगमेशन के केस में हम लोग सेलिंग कंपनी का बुक्स क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। सो सेलिंग कंपनी का बुक्स अगर क्लोज करना है तो ये सिंपल सी आपको 7 स्टेप फॉलो करना है। कौन कौन सी 7 स्टेप है दिख गई बेटा सभी को। स्टेप नंबर 1 क्लोज द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कैसे क्लोज करेंगे, ये 6 स्टेप फॉलो करके। देन पीसी ड्यू करो, देन पीसी रिसीव करो, देन 4th स्टेप रियलाइजेशन एक्सपेंस, फाइनल सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। सिंपल है, स्टेप्स है, फॉलो करते आएगी बेटा, पक्की बात। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या। पीसी का भी हमने देख लिया। आज बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं, ये हमने देख लिया, ये भी हमने देखा। आज आप लोग यहां खड़े हो, क्या बात है। सो अकाउंटिंग ऑफ अमेलगमेशन इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, अकाउंटिंग ऑफ अमेलगमेशन इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, परचेसिंग कंपनी के बुक्स में अकाउंटिंग कैसी होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। चलेंगे हम लोग आगे। सो आ जाओ बच्चों। सो अमलगमेशन में अब तक जो भी कुछ देखा हमने, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिकली टॉपिक बड़ा ही आसान है। अमलगमेशन मैं और तुम घर हम हो जाते, यस और नो। कोई तो एक कंपनी अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर रही है किसी दूसरे कंपनी को। सो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन और मोर कंपनी टू सम अदर कंपनी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एन अमलगमेशन। सो अमलगमेशन इज बेसिकली पार्ट ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ब्रो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट।
सो यहां तक सबको सारी चीज क्लियर है। अमलगमेशन में हमने सेलिंग कंपनी की बुक्स क्लोज कर दिया, पीसी हमने कैलकुलेट कर लिया। पीसी कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स है, सबसे पहली लमसम मेथड, दूसरी नेट पेमेंट, तीसरी नेट एसेट मेथड। लमसम में पीसी गिवन इन द क्वेश्चन, नो नीड टू कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन। नेट पेमेंट मेथड में नेट पेमेंट मेड टू द शेयर होल्डर्स, है ना, दिया रहेगा। और आखिरी में अगर कोई भी नहीं है तो बच्चों नेट एसेट्स मेथड फॉलो करना है। यस, चलो आ जाओ। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। बच्चों प्लीज ध्यान देना। यहां तक हमने पढ़ लिया था सारी स्टेप्स, 7 स्टेप्स। और ये बैलेंस शीट कैसे क्लोज करते इसकी भी डिटेल स्टेप्स मैंने बता दिया था, राइट। आ जाओ, चलो आ जाओ, करा दूंगा। सो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। अब हम लोग ट्रांसफरी कंपनी, परचेजिंग कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी, परचेजिंग कंपनी के बुक्स में अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब परचेजिंग कंपनी के बुक्स में जब भी अकाउंटिंग होती है तो इतना आसान नहीं है बॉस। सेलिंग कंपनी का तो वैसे भी क्रियाक्रम हो रहा था, सेलिंग कंपनी का तो वैसे भी मरण था। जब कभी भी कोई कंपनी का बिजनेस क्लोज होता है तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि अब उस कंपनी को, अब वो मर रही है, अब उसे बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसके लिए कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लीकेबल है क्या? नो। लेकिन जो कंपनी परचेसिंग कंपनी है वो कंपनी तो अभी यहाँ से आगे जिंदा है ना, तो यस, मतलब परचेसिंग कंपनी को बैलेंस शीट बनाना होगा, यस। आफ्टर अमलगमेशन वो कंपनी जिंदा है, यस। तो परचेसिंग कंपनी के लिए एक स्टैंडर्ड है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14, एमलगमेशन अकाउंटिंग। सो परचेसिंग कंपनी के बुक्स में जब भी हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो वी हैव टू फॉलो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो लिखो मेरे साथ साथ सब लोग, मेरे प्यारे बच्चों, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ, प्लीज घर पे रिवाइज करो, मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, सब्जेक्ट बहुत आसान है, बस घर पे पढ़ने की जरूरत है। अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, यस और नो? चलो आगे बढ़े हम लोग, लिखते जाओ मेरे साथ साथ, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। ध्यान देना बेटा सब लोग, ले मुन्ना चल ध्यान दो। यहां पे we have to follow AS 14, amalgamation अकाउंटिंग। अब अमलगमेशन अकाउंटिंग कहता है बेसिकली अमलगमेशन दो टाइप के हो सकते हैं, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, ये लिखवा के दिया था क्या मैंने, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग यहां पे कौन सी रहेगी, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट। और यहां पे मेथड ऑफ अकाउंटिंग का नाम भी परचेज ही है। सो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो उस समय मेथड ऑफ अकाउंटिंग रहेगी पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस है तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग रहेगा परचेस। ये एक चीज का ध्यान रखना। सर अब हमें कैसे समझेगा कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है कि परचेस है, हमें कैसे समझेगा अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है परचेस है? याद आ रहा है कुछ? कितनी कंडीशंस थी बेटा? टोटल 5 कंडीशंस मैंने बताई थी। चलो बताओ तो कौन कौन सी कंडीशन है, 1 बाय 1 लिखते जाओ, एक वर्ड में। इफ द फॉलोइंग 5 कंडीशंस fulfilled, then amalgamation will be in the nature of merger. Condition number 1, related to assets and liability. एसेट्स एंड लाइबिलिटी से रिलेटेड 2 कंडीशंस थी। कौन सी?
all assets and liability will be transferred to the transferee company. All assets and liabilities will be transferred at book value. असेट्स लाइबिलिटी की दो कंडीशन खत्म. फिर उसके बाद दो कंडीशन शेयर होल्डर्स से रिलेटेड थी. याद आया क्या रे? बोलो. एटलीस्ट 90% ऑफ द शेयर होल्डर्स will become the shareholders of transferee company due to this amalgamation. For 90% calculation, shares already held by transferee company will not be considered. उसके बाद कंसिडरेशन टू द शेयर होल्डर्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी. अगर फ्रैक्शन में है, फॉर फ्रैक्शन कैश चल जाएगा. सर मतलब मान लो परचेस कंसिडरेशन आया, कैलकुलेशन करने के बाद आपका पीसी आया 729.5 शेयर ट्रांसफरी कंपनी देगी ट्रांसफरर को. अब तुम बताओ 0.5 शेयर कहां से देगी? तो उस आधे शेयर के लिए, उस 0.5 शेयर के लिए ट्रांसफरी कैश देगी और 729 शेयर्स बचे हुए जो है वो पीसी की शेयर्स के फॉर्म में दे देगी. बट 0.5 शेयर आए तो 0.5 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय उसका जो भी मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू रहेगा उतना कैश दे देगी. तो फ्रैक्शन के लिए कैश चलेगा, बाकी अदरवाइज पूरा पीसी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स होना चाहिए. पीसी इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ अदर असेट, इन द फॉर्म ऑफ घोड़ा हाथी नहीं चलेगा. अगर आपको अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर बनना है तो पूरा का पूरा पीसी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स इन ट्रांसफर ही देना होगा. बरोबर. चले आगे. उसके बाद लास्ट कंडीशन थी बिजनेस से रिलेटेड. बोलो बेटा. बिजनेस ऑफ द ट्रांसफरर विल बी कैरिड ऑन बाय ट्रांसफरी. ट्रांसफरर का जो भी बिजनेस है वो ट्रांसफरी आगे कंटिन्यू करेगी, कैरी करेगी. ऐसा इंटेंशन था ट्रांसफरी कंपनी का एट द टाइम ऑफ अमेलगमेशन. सो अगर ये 5 कंडीशन पूरी हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग बोलेंगे यस वो अमलगमेशन रहेगा इन द नेचर ऑफ मर्जर और वहां मेथड रहेगी पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट. अमलगमेशन रहेगा इन द नेचर ऑफ मर्जर और मेथड कौन सी रहेगी? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड. ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात. यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो एक बार पूछो. और if any of the 5 condition not fulfilled, then amalgamation will be in the nature of purchase. कोई एक कंडीशन भी अगर फुलफिल नहीं होती है तो अमलगमेशन क्या रहेगा? इन द नेचर ऑफ परचेज. अब अच्छे से ध्यान से सुनना. तो इन शॉर्ट हमें ट्रांसफरी की बुक में अकाउंटिंग 2 तरीके से करना है. एक रहेगा अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और दूसरा रहेगा अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस. सो ट्रांसफरी की बुक में हमें ये डिसाइड करना होगा सबसे पहले कि अमलगमेशन मर्जर है या परचेस है. वरना मर्जर है और आपने परचेस सोच के अकाउंटिंग कर लिया, परचेस सोच के 0 नंबर. परचेस है मर्जर सोच के अकाउंटिंग कर लिया 0 नंबर. राइट. बाकी बात. चलो आगे. यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट समस्या आपत्ति है तो प्लीज़ feel free to ask me any kind of doubt. Anybody? Hello. Done? आ जाओ. सो अब हम लोग परचेसिंग की बुक में अकाउंटिंग करते हैं. पहले हम लोग अकाउंटिंग करेंगे ये सोच के कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है.
देखो दो तरीके ना, मर्जर परचेस। पहले हम लोग ये करेंगे कि मर्जर है तो अकाउंटिंग कैसे, फिर हम लोग ये करेंगे परचेस है तो अकाउंटिंग कैसे। मर्जर है तो कैसे, परचेस है तो कैसे, मर्जर है तो कैसे, परचेस है तो कैसे, यस और नो। मर्जर है तो अकाउंटिंग के मेथड का नाम क्या है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट। परचेस है तो अकाउंटिंग का नाम परचेस, राइट। लिखो बेटा, लिखो लिखो, सारे पॉइंट लिखो। लिखा बेटा, लिखा, हाँ, डन। आ जाओ। So now accounting entries in the books of purchasing company, ट्रांसफरी कंपनी। अगर अमलगमेशन देने चुनाव मर्जर है तो कैसे करेंगे, पहले एक बार समझ लो। क्या आपको क्या लगता है इतनी सारी कंडीशंस देख करके, मुन्ना प्लीज़ देखना, इतनी सारी आपने कंडीशंस देखी, पढ़ी, कही, लिखी, सुनी, जो भी कुछ, आपको क्या लगता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर मतलब बेसिकली ये कंडीशंस क्यों रखी मर्जर होने के लिए? एक्चुअल में मर्जर ही जेन्युइन अमलगमेशन है। परचेस तो सौदेबाजी है, परचेस तो सौदेबाजी है। मर्जर हो रहा है, ये जेन्युइन अमलगमेशन है। सर कैसे? देखो, दो कंपनी का अमलगमेशन होकर के एक नई कंपनी पैदा हो रही है, या फिर एक एग्जिस्टिंग कंपनी किसी दूसरे कंपनी को अक्वायर कर रही है, और यहाँ पे सेलिंग कंपनी का बिजनेस परचेसिंग कंपनी आगे ईमानदारी से कंटिन्यू करने वाली है। सेलिंग कंपनी की सारी एसेट्स और लायबिलिटी ले रही है। ये जेन्युइन अमलगमेशन है। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर इज लाइक शादी। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर इज लाइक शादी। जैसे मैं मेरे फियोन्सी को बोल रहा हूँ, शादी के पहले फियोन्सी रहेगी ना, एंगेजमेंट हो गई, कि भैया तेरी सारी एसेट्स और लायबिलिटी अब मेरी, तेरे सारे सुख दुख मेरे। तू ऑलरेडी जो बिजनेस कर रही है, तू डॉक्टर है तो तेरा क्लिनिक होगा, इंजीनियर तू जॉब कर रही होगी, जो भी तू ऑलरेडी कर रही है, आगे शादी के बाद भी तेरा बिजनेस भी कंटिन्यू होगा। तेरा बिजनेस बंद नहीं होने दूंगा, बिजनेस कंटिन्यू चलेगा। तेरी सारी एसेट्स और लायबिलिटी भी मेरी, और तू जैसी है वैसी मेरे पास आएगी। तेरे वैल्यू में मैं कोई भावताव नहीं करने वाला हूं। तेरी एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी। जो तेरे बुक्स में एसेट की वैल्यू है वो ही वैल्यू पे मैं लेके जा रहा हूं, बुक वैल्यू पे। जो तेरे बुक्स में लायबिलिटी की वैल्यू है उसी वैल्यू पे मैं लायबिलिटीज भी लेके आ रहा हूं। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर हो रही है, वो भी बुक वैल्यू पे। किसी भी एसेट के लायबिलिटी की वैल्यू में छेड़खानी नहीं किया है, भावताव नहीं किया है, सौदेबाजी नहीं की है। सौदेबाजी तो ये है कि ये तेरी एसेट ये नहीं लेके जाऊंगा, ये ऐसा नहीं चलेगा, वैसा नहीं चलेगा, ये तेरी एसेट की वैल्यू कम है, ये लायबिलिटी तेरी ज़्यादा है। और जो भी कंसिडरेशन दे रहा हूँ वो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स दे रहा हूँ। मैं तेरे शेयर होल्डर्स को मेरा शेयर होल्डर बना रहा हूँ। शादी के पहले मैंने मेरी बीवी को बोला था, तेरे दोस्त मेरे दोस्त, तेरा भाई मेरा भाई, तेरे शेयर होल्डर्स मेरे शेयर होल्डर्स। कुछ बात समझ में आ रही है? सो यहाँ पे ये जेन्युइन अमलगमेशन है। और ऐसा ही नहीं, तेरे 90%, कम से कम 90% ऑफ द शेयर होल्डर्स, योर एटलीस्ट 90% ऑफ द शेयर होल्डर्स, सेलिंग कंपनी को मैं बोल रहा हूं, मैं कौन हूं, परचेसिंग कंपनी, वो मेरे बन जाएंगे। यस और नो? एटलीस्ट 90%। 100% हो गया तो बहुत अच्छा, बट 90% में जो शेयर्स ऑलरेडी परचेसिंग ने ट्रांसफरी के अंदर खरीद के रखे वो कैलकुलेशन में नहीं आएगी। मान लो सेलिंग कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स है 100, ऑलरेडी मेरे पास कितने हैं उसके 10 शेयर्स, तो उसके बाहर वाले कितने हैं 90, तो उस 90 का 90% यानी 81 एटलीस्ट इधर ट्रांसफर होना चाहिए। और जो भी कंसिडरेशन दूंगा इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स रहेगा, सब कुछ, ये सारी कंडीशनें पूरी हो रही है तो हम लोग बोलेंगे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ क्या है बेटा, मर्जर। ये है जेन्युइन अमलगमेशन, ईमानदारी से शादी, वो भी अरेंज मैरिज।
जैसा है वैसा, तू जैसी है वैसी मेरी, तेरे सारे दोस्त मेरे दोस्त, तेरे सारे शेयर होल्डर्स मेरे शेयर होल्डर्स। कुछ बात समझ में आ रही क्या रे बच्चों? लेकिन कोई एक कंडीशन भी अगर ब्रेक हो गई, इफ एनी सिंगल कंडीशन, कोई एक सिंगल कंडीशन भी ब्रेक होगी तो बन जाएगा अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस, राइट? तो पहले मर्जर की अकाउंटिंग सीखते हैं, फिर परचेस की सीखेंगे। चलो स्टार्ट करें हम लोग, ध्यान से सुनना आज। सो परचेस कंसिडरेशन ड्यू, एक बच्ची बोल रही एक्सपीरियंस कूट कूट के भरा है। बस आप जैसे बच्चे मुझे मिल जाते हैं तो आपको एग्जाम्पल्स देना पड़ता है, तो एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे सोचना पड़ता है, और जब मैं सोचता हूँ तो बस मुझे मेरी ज़िंदगी दिखाई देती है, वहीं से कुछ एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। ये तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग और ट्रांसफरी कंपनी। सबसे पहली एंट्री कौन सी रहेगी? पीसी ड्यू। वेट, अब हम लोग किसके बुक्स में? ट्रांसफरी परचेसिंग कंपनी के। माइंड योर ओन बुक्स। अब सेलिंग के बारे में नहीं सोचना, मैं पहले बता देता हूं आपको तकलीफ क्या होने वाली है। जब मैं परचेसिंग के बुक में अकाउंटिंग करूंगा तब बच्चा बोलेगा सर इस असेट का, इस लायबिलिटी का सेलिंग ने तो ये किया, चूल्हे में जाने दो। जब आप परचेसिंग के बुक में अकाउंटिंग कर रहे हो तब परचेसिंग के बारे में सोचो, सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। और जब सेलिंग के बुक में अकाउंटिंग कर रहे हो तब सेलिंग के बारे में सोचो, परचेसिंग के बारे में नहीं सोचना है। ये बात समझ में आई क्या सभी को? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? सो अब हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? परचेसिंग के। परचेसिंग कंपनी बिजनेस खरीद रही है, अब हम परचेसिंग कंपनी है, हमें पीसी देना है, पीसी ड्यू टू सेलिंग कंपनी। सो प्लीज ध्यान देना बेटा। सो सबसे पहली एंट्री बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी। लिक्विडेटर यानी कौन? जो सेलिंग कंपनी की सारी एसेट्स और लायबिलिटी को लिक्विडेट कर रहा है। एक ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है, बिचौलिया है ना, जो अमलगमेशन की प्रोसेस को कैटलिस्ट की तरह आगे बढ़ाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हमने सेलिंग कंपनी का बिजनेस परचेस किया, तो बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट। सर बिजनेस परचेस किया मतलब असेट्स और लायबिलिटी ली होगी ना, तो सीधा सीधा बोलो ना सर, असेट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट। लायबिलिटी ली तो लायबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिट होगा। और टू लिक्विडेटर, हाँ आगे वही करने वाले, बट पहली एंट्री एक एडजस्टमेंट, जेवी बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी। सेलिंग कंपनी के लिक्विडेटर को पैसा देना बाकी इसलिए क्रेडिट कर दिया, बिजनेस परचेस कर लिया इसलिए बिजनेस परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब जो बिजनेस परचेस कर लिया ना, बिजनेस परचेस किया मतलब क्या किया? एसेट्स और लायबिलिटी ले लिया। तो अब ये बिजनेस परचेस को रिवर्स करो, बिजनेस परचेस को रिवर्स करो। देखो पहले ऊपर डेबिट किया, अब मैंने क्रेडिट कर दिया, और एसेट्स और लायबिलिटी ले लो। एसेट्स ले लिया, एसेट अकाउंट डेबिट, फिक्टिशियस एसेट भी ले लिया, रिजर्व भी ले लिया। भाई साहब, ओ हो, बहुत बड़ी बात कर दी इसने। फिक्टिशियस एसेट भी ले लिया, रिजर्व सरप्लस भी ले लिया। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर एक सेकेंड, रिजर्व सरप्लस तो सेलिंग कंपनी के बुक में हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। बोला था ना मैंने, सोचोगे आप, माइंड योर ओन बुक्स। क्या इक्विटी शेयर होल्डर सेलिंग कंपनी के रिजर्व उठा के लेके गए थे क्या? ऐसा रिजर्व कोई चीज है क्या? इट वॉज जस्ट एन एडजस्टमेंट टू फाइंड आउट अमाउंट ड्यू टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना देना है, बस वो अमाउंट निकालने के लिए हमने ट्रांसफर किया था। समझ में आया क्या? इक्विटी शेयर होल्डर्स रिजर्व का अचार डालेंगे। सो हमेशा ध्यान रखना, जब आप परचेसिंग के बुक में हो तो परचेसिंग के बारे में सोचना, सेलिंग के बारे में नहीं। और मर्जर जब रहता है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर जब रहता है, तो उस समय सेलिंग कंपनी की फिक्टिशियस एसेट, सेलिंग कंपनी के रिजर्व सरप्लस सब लेके चले जाएंगे। तेरा प्रॉफिट भी मेरा, तेरा लॉस भी मेरा, तेरी एसेट्स भी मेरी, तेरी लायबिलिटीज भी मेरी, तेरी पूरी की पूरी बैलेंस शीट एज इट इज मेरी। रिजर्व सरप्लस के साथ, फिक्टिशियस एसेट के साथ, प्रॉफिट लॉस के साथ।
सो एसेट्स ले लिया, फिक्टिशियस एसेट्स ले लिया, रिजर्व सरप्लस। अब ये डिफरेंस आए तो यहाँ पे लिखेंगे, बताऊंगा लास्ट में डिफरेंस का क्या मतलब है। सारी लाइबिलिटीज़ ले लिया, जनरल रिजर्व भी ले लिया, प्रॉफिट भी ले लिया, स्टैट्यूटरी रिजर्व भी ले लिया, कैपिटल रिजर्व। अब ध्यान से सुनना, अगर डिफरेंस यहाँ डेबिट में आए तो रिजर्व को डेबिट करेंगे, डिफरेंस यहाँ क्रेडिट में आए तो कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करेंगे। सर ऐसा क्यों? ध्यान से सुनना, मैंने उसकी असेट्स लाइबिलिटी पूरी बिजनेस पूरी नेटवर्थ मैंने खरीदी, समझ लो 50 लाख रुपीज़ में, लेकिन जब उससे नेटवर्थ आई, जब मैंने काउंट किया तो वो निकली 51 लाख। मतलब मैंने ज़्यादा पैसे दिए, 50 लाख की कंपनी के लिए मैंने 51 लाख दिए। बताओ डिफरेंस कितना है? 1 लाख। तो वो 1 लाख का जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस यहाँ पे डेबिट होगा। और अगर 50 लाख के लिए मैंने 49 लाख दिए, मेरा फ़ायदा हो गया, फ़ायदा हो गया तो वो रिजर्व में यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। यस और नो? ध्यान से सुनना, ये डिफरेंस कब आएगा? व्हेन पीसी इज लेस देन नेटवर्थ ऑफ सेलिंग कंपनी। ये कब आएगा? ज़्यादा दे दिया मैंने, रिजर्व को डेबिट करना पड़ा। पीसी इज मोर देन नेटवर्थ ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ये एंट्री पास करने के पहले ही हम लोग ये डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपने फाइंड आउट नहीं किया तो सेकेंड नंबर की एंट्री का डिफरेंस रिजर्व में डेबिट या क्रेडिट कर देना। क्रेडिट साइड में आया कैपिटल रिजर्व, फायदा हो गया। सर कैपिटल रिजर्व में क्यों डाला, रेवेन्यू रिजर्व में क्यों नहीं डाला? अरे भैया ये कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है, हम लोग बिजनेस खरीद रहे हैं, कोई गुड्स थोड़ी खरीद रहे हैं जो रेवेन्यू रिजर्व में डालेंगे, इसीलिए कैपिटल रिजर्व। क्लियर? सर यहाँ पे ज़्यादा पैसा दिया तो डिफरेंस गुडविल में डेबिट नहीं कर सकते हैं क्या? गुडविल में नो, गुडविल यहाँ नहीं आएगा। गुडविल कब आएगा? मर्जर के केस में नहीं आएगा, गुडविल आएगा परचेस के केस में, क्योंकि वहाँ सौदेबाजी हो रही है, वहाँ पे हमने ज़्यादा अमाउंट पे किया होगा, बराबर है। तो वहाँ पे हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि एक्स्ट्रा अमाउंट पेड फॉर द एक्सपेक्टर। वो एक्सपेक्टर का नाम क्या है? गुडविल। चलो आगे, डन। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। एसेट्स टेकन ओवर, एसेट्स अकाउंट डेबिट, फिक्टिशियस एसेट होगी तो वो भी ले लो। टू आउटसाइडर्स लाइबिलिटी और टू बिजनेस परचेज अकाउंट। डिफरेंस इधर आए तो रिजर्व में डाल दो, डिफरेंस इधर आए तो कैपिटल रिजर्व में डाल दो। अच्छा, सारी लाइबिलिटीज़ लेना है, टू रिजर्व्स, P&L सब ले लेना है। डिफरेंस इधर आए तो, डिफरेंस इधर आए तो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है क्या? नो? चले आगे, डोंट वरी, ये डिफरेंस सेकेंड एंट्री के ऊपर और डिटेल में चर्चा करेंगे क्वेश्चन के साथ। सो फर्स्ट एंट्री पीसीडीयू करो, सेकेंड एंट्री इनकॉर्पोरेशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटी। अब फर्स्ट एंट्री में तुमने बिजनेस परचेस लिखा ही ना, तो उस बिजनेस परचेस को रिवर्स तो करो, एक्चुअल में लो ना बिजनेस। फर्स्ट एंट्री में हमने बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी बोल दिया, सेकेंड एंट्री में एक्चुअल में एसेट्स और लायबिलिटी हमने ले लिया। एसेट्स लायबिलिटी ले लिया तो हमने बिजनेस परचेस को कैंसिल कर दिया, ऊपर फर्स्ट एंट्री में जो बिजनेस परचेस डेबिट लिखा था, राइट। थर्ड एंट्री रियलाइजेशन एक्सपेंस इफ बॉर्न बाय द ट्रांसफरी, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, रिजर्व भी कौन सा डेबिट करना? वो जो ऊपर ट्रांसफरर कंपनी का जो रिजर्व है ना, वो रिजर्व पहले डेबिट करना। इसलिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट आउट ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, और ट्रांसफरर कंपनी का रिजर्व खत्म हो गया तो ट्रांसफरी खुद के रिजर्व को डेबिट करेगी, बरोबर है। और पेमेंट कर दिया तो लिखेंगे टू बैंक। सर यहाँ पे रियलाइजेशन टू बैंक क्यों नहीं लिखा? रियलाइजेशन टू बैंक, अरे भैया क्या ट्रांसफरी कंपनी का रियलाइजेशन हो रहा है क्या? ट्रांसफरी कंपनी रियलाइजेशन अकाउंट बना रही है क्या? रियलाइजेशन अकाउंट कहां बना है? सेलिंग कंपनी के बुक में। हम लोग किसके बुक में? ट्रांसफर यानी परचेसिंग के बुक में। परचेसिंग के बुक में रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनता है, परचेसिंग के बुक में रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनेगा। ये बात समझ में आई सभी को? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट समस्या आपत्ति है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। चले आगे,
पक्का? ऑल सेट? हेलो देयर गाइस, चले क्या? नो आपत्ति, कोई डाउट समस्या आपत्ति नहीं है, ठीक है। उसके बाद चार चार ही एंट्री रहती, ज़्यादा नहीं है। डिस्चार्ज पीसी, पहले एंट्री में हमने क्या किया, पीसी ड्यू कर दिया, लास्ट एंट्री में पीसी पे कर दो। पहले एंट्री में लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी क्या किया था बेटा? पहले एंट्री में लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी क्या किया था? क्रेडिट। अब पेमेंट कर रहे तो लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी डेबिट। 2 शेयर्स के फॉर्म में पेमेंट किया होगा तो ट्रांसफरी का शेयर, ट्रांसफरी शेयर इशू करेगी तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा, सो 2 शेयर कैपिटल। डिबेंचर इशू करेगी तो 2 डिबेंचर, और पैसे दिए तो 2 कैश और बैंक, बरोबर। लेकिन मर्जर के केस में पीसी पूरा का पूरा पेमेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, इसलिए यहाँ पे लिखा सिर्फ शेयर्स, और फ्रैक्शन अगर है तो ही कैश बैंक आएगा। अदरवाइज मर्जर में हमने 5 कंडीशन में पढ़ा था, पीसी सिर्फ और सिर्फ शेयर्स के फॉर्म में जाएगा। अरे कछु बात समझ में आई क्या बच्चों? गिनती की 4 एंट्रीज है। अब हम लोग देखेंगे अमलगमेशन अगर इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो क्या, सॉरी परचेस है तो क्या। मर्जर देखा ना अभी हमने क्या देखा, मर्जर। अब क्या देखेंगे, परचेस। एक बार मर्जर की चारों एंट्री बता दो तो कौन बच्चा बताएगा? हाँ, सबसे पहले पीसी ड्यू करो, सबसे लास्ट की पीसी पे कर दो, 2 एंट्री हो गई। बीच की 2 एंट्री कौन बताएगा? इनकॉर्पोरेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, सेकेंड एंट्री, और तीसरी रियलाइजेशन एक्सपेंस इफ एनी, रियलाइजेशन एक्सपेंस इफ एनी। यस और नो? कितनी सिंपल थी चारों एंट्री। पीसी ड्यू करो, बिजनेस परचेस करो, रियलाइजेशन एक्सपेंस इफ एनी, और पीसी पे कर दो। अगर मर्जर है, हाँ बेटा, पीसी ड्यू, हाँ बोलो, इनकॉर्पोरेशन अपने अंदर ले लेना क्या, ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस, उसके बाद पीसी डिस्चार्ज, परचेज। हाँ, नाउ ये सब किसके बुक में चल रहा है बेटा? ट्रांसफरी के बुक में। किसके बुक में अकाउंटिंग हो रही है? सब ट्रांसफरी के बुक में। प्लीज ध्यान देना अच्छे से। सो अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, राइट। आगे बढ़ेगा सब लोग, प्लीज साथ में रहना। सो हमारा टॉपिक चल रहा है एमलगमेशन सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग ग्रुप 1 न्यू स्कीम, जिसमें हमने सबसे पहले ये देख लिया हाउ टू क्लोज द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी, हाउ टू कैलकुलेट द पीसी, और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। परचेसिंग कंपनी के बुक में अकाउंटिंग करना है 2 तरीके हैं, मर्जर, परचेस। मर्जर में 4 एंट्री, पीसी ड्यू, इनकॉर्पोरेशन ऑफ असेट्स लायबिलिटी, रियलाइजेशन एक्सपेंस, पीसी डिस्चार्ज। नाउ अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी एज पर परचेज मेथड। चलो ध्यान देना, बढ़े आगे। सो परचेज कंसिडरेशन, वेरी गुड, कह दो। परचेज कंसिडरेशन ड्यू, बिजनेस परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी। अरे सर फर्स्ट एंट्री तो मर्जर और परचेज की सेम ही है। जी हाँ, फर्स्ट एंट्री सेम 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 सेम, सेकेंड एंट्री भी 90% सेम ही है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स टेकन ओवर, लायबिलिटीज टेकन ओवर, और सारे रिजर्व नहीं लेना है, सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व।
ओनली, नॉट अदर रिजर्व। जैसे ऊपर के केस में सारे रिजर्व ले लिए थे, स्टैट्यूटरी तो लिया ही लिया था, बचे हुए रिजर्व्स भी ले लिए थे, ये भी और ये भी, और फिक्टिशियस एसेट भी ले लिया था, बरोबर है क्या? फिक्टिशियस एसेट भी ले लिया, जनरल रिजर्व भी ले लिया, पीएनएल भी ले लिया। बट यहाँ पे नीचे में ये तीनों रिजर्व या फिर ये लॉस एसेट परचेस के केस में नहीं आएगी, सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व आएगा, क्योंकि वो कंपलसरी बाय लॉ है। ऐसा कोई रिजर्व जो सेलिंग कंपनी को 5 साल के लिए मेंटेन करना कंपलसरी था, लॉ में लिखा था, लेकिन सेलिंग कंपनी तो 2 साल बाद ही बंद हो रही है, अपना बिजनेस बेच रही है, तो जो सेलिंग कंपनी को परचेस कर रहा है ना, बचे हुए 3 साल के लिए वो रिजर्व परचेसिंग कंपनी मेंटेन करेगी। स्टैट्यूटरी रिजर्व है, कंपलसरी झक मार के मेंटेन करना होगा। सेलिंग कंपनी बंद हो रही है, अपने आप को बेच रही है, तो जो परचेसिंग कंपनी है उससे मेंटेन करना होगा वो रिजर्व फॉर द रिमेनिंग 3 ईयर्स, अगर टोटल लाइफ 5 साल की है वो उस रिजर्व की तो, राइट। बाकी सब सेम है। देखो, एसेट्स टेकन ओवर, लाइबिलिटीज टेकन ओवर, टू बिजनेस परचेज फर्स्ट एंट्री में जो लिखा था ना उसको रिवर्स कर दिया, और डिफरेंस इधर आया, कैपिटल रिजर्व ये भी सेम है, लेकिन बस ये अलग है, इस बार डिफरेंस डेबिट साइड में है, तो क्या बोल के डेबिट करेंगे? गुडविल। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस, हमने भावताव किया है, यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है, सौदेबाजी हो रही है, मर्जर है मतलब ये जेन्युइन अमलगमेशन है, परचेस है मतलब सौदेबाजी हो रही है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने पे किया फॉर द एसेट्स एंड लायबिलिटी और फॉर द नेटवर्थ ऑफ द सेलिंग कंपनी, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को डिफरेंस में हम लोग क्या बोल के लिखेंगे? गुडविल, अगर डेबिट साइड में आए तो। ये बात समझ में आ रही सभी को? पक्का? चलो आगे। बाकी ये तो बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे रिजर्व डेबिट किया था, ऊपर में क्या डेबिट किया था? रिजर्व, मर्जर जब था, देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस में, यहाँ पे क्या डेबिट करेंगे? गुडविल। अरे भैया परचेस कर रहे हो, सौदेबाजी चल रही है, फिर भी सामने वाले का रियलाइजेशन एक्सपेंस हम बेयर कर रहे हैं, मतलब कुछ तो बात है, कोई तो एक्स फैक्टर है जिसकी वजह से हम उसका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं। परचेसिंग कंपनी पे कर रही है सेलिंग का रियलाइजेशन, तो क्यों डेबिट, किसको डेबिट करेंगे बेटा? गुडविल को। और लास्ट वाली एंट्री सेम है, डिस्चार्ज ऑफ पीसी। अब यहाँ पे शेयर्स, डिवेंचर, एसेट्स, कैश, बैंक कुछ भी आ सकता है। मर्जर के केस में डिस्चार्ज में सिर्फ शेयर कैपिटल था और फ्रैक्शन था तो ही बैंक था, बाकी अदरवाइज क्या था? शेयर कैपिटल। यस और नो? ये बात समझ में आई क्या? यहाँ तक मेरे किसी भी प्यारे बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबॉडी? आगे बढ़े क्या? डन? ओके, डन डना डन डन। चल वेरी गुड, यस आ गया दोनों का, तो फिर क्या है? यस, ऑल सेट, ऑल सेट, ऑल सेट। चल नाउ प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 हमारा हो गया था, 2 भी हमारा हो गया था, 3 भी हो गया था, 4 भी हो गया था, 5 हो गया था, क्या बात है, नाउ 6। ओके बेबीज, चलो करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 13.17। फॉलोइंग बैलेंस शीट आर गिवन एज ऑन 31 मार्च 2001। नीचे की बैलेंस शीट दी है बेटा 31 मार्च 2001 के लिए। पर्टिकुलर्स, बेस्ट एंड बेटर लिमिटेड। अभी तक मुझे पता नहीं कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, बस मुझे इतना दिख रहा है कि 2 कंपनी की बैलेंस शीट दिया हो, अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, सॉरी एडवांस अकाउंटिंग न्यू स्कीम, यस और नो। सो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और ये एसेट साइड।
Following further information is given. Better Limited issued bonus share on 1st April in the ratio of 1 share for every 2 out of reserves and surplus. भाई साहब, क्या बोनस शेयर का क्वेश्चन है क्या? अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है. बेटर लिमिटेड ने बोनस शेयर इशू किया इन द रेशो 1:2, इन द रेशो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2, मतलब रेशो है 1:2, मतलब फॉर एवरी 2 शेयर. अगर आपके पास 2 शेयर है, सामने वाली कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है? इशूइंग 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2 शेयर. सामने वाली कंपनी कितने बोनस शेयर इशू कर रही है? 1 बोनस शेयर. सब लोग साथ में है क्या रे बच्चों? फॉर एवरी 2 शेयर, है ना? इशूइंग कंपनी विल इशू 1 बोनस शेयर. अगर आपके पास 2 शेयर है तो 1 शेयर बोनस मिलेगा, 4 है तो 2 मिलेंगे, 10 है तो 5 मिलेगा. न्यूमरेटर में जो रहता है उतने बोनस शेयर इशू होते हैं. कितने शेयर्स के लिए? डिनोमिनेटर में जो नंबर है उतने शेयर्स के लिए, राइट? इट वॉज अग्रीड दैट बेस लिमिटेड विल टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बेटर. अच्छा, अब समझ में आया, अमलगमीशन का क्वेश्चन है. बेस लिमिटेड बेटर को टेक ओवर कर रही है, यानी बेटर कौन है? सेलिंग कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी. बेस्ट कौन है? ट्रांसफरी कंपनी. बेस्ट कौन है? ट्रांसफरी कंपनी. बेटर कौन है? सेलिंग कंपनी. प्लीज ध्यान से सुनना. आगे, ऑन द बेसिस ऑफ द लेटर्स, लेटर्स यानी बाद वाला. बाद वाला कौन है? बेटर. ये बेस्ट पहले था ये वर्ड, और बाद में ये कंपनी का नाम है ना लेटर. लेटर्स यानी बाद वाले की बैलेंस शीट, यानी बेटर के बैलेंस शीट के हिसाब से. अब ये बोलने की जरूरत नहीं थी, अमलगमेशन हो रहा है तो सेलिंग परचेसिंग कंपनी की बैलेंस शीट के हिसाब से रहेगा ना. द कंसिडरेशन टेकिंग फॉर्म ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन द बेस्ट. यस, ये भी बोल दिया है. परचेसिंग कंपनी पीसी कैसे दे रही है? इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स. परचेसिंग कंपनी अपने खुद के शेयर्स इशू करेगी. पीसी देने के लिए पैसे नहीं है लगता परचेसिंग के पास, इसीलिए परचेसिंग कंपनी परचेस कंसिडरेशन खुद के शेयर्स के फॉर्म में दे रही है. प्लीज सारी चीजें लिख करके रखो बेटा. इंटरमीडिएट का पेपर इतना आसान नहीं रहेगा. क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आदमी की आधी हालत खराब हो जाती है, इसीलिए हर चीज को प्लीज डिटेल में समझो और उसके बाद उसे आगे सॉल्व करो. ध्यान से सुनना. द वैल्यू ऑफ द शेयर्स इन बेस लिमिटेड वॉज considered to be 150. The value of the shares in the base limited, मतलब बेस्ट परचेसिंग कंपनी का एक शेयर का वैल्यू 150 कंसिडर किया जाएगा फॉर दिस अमलगमेशन. देखेंगे आगे क्या यूज है इसका, बस ध्यान रखो. एंड द शेयर्स इन बेटर वर वैल्यूड एट 100 आफ्टर द इशू ऑफ बोनस शेयर. और बेटर लिमिटेड के एक शेयर की वैल्यू 100 कंसिडर की जाएगी आफ्टर इशू ऑफ बोनस शेयर्स. आगे, द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स इज टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू. तुम नहीं भी बोलते तो हम लोग इन वैल्यू के हिसाब से ही अलॉटमेंट करने वाले थे. मतलब यहाँ पे अमलगमीशन में परचेसिंग ने सेलिंग के बिजनेस को अक्वायर कर लिया, पीसी परचेसिंग खुद के शेयर्स के फॉर्म में दे रही है. अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, है ना? परचेसिंग कंपनी के शेयर्स की एक की वैल्यू 150 है. मान लो पीसी देना आ रहा है 600 रुपीज़, तो बताओ परचेसिंग कंपनी कितने शेयर्स देगी खुद के? बोलो बोलो. पीसी देना आ रहा है 600 रुपीज़, तो परचेसिंग कंपनी कितने शेयर्स देगी? वेरी सिंपल, वेरी गुड सर. 600 पीसी देना है. अमाउंट पेएबल बचपन में पढ़ाया था, अपॉन इशू प्राइस पर शेयर और मार्केट प्राइस पर शेयर. 600 डिवाइडेड बाय 150 यानी नंबर 4. कुछ बात समझ में आया क्या? अच्छा, सेलिंग कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स है. नंबर ऑफ शेयर्स है आपको समझाने के लिए 15. सेलिंग कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स 15 है. अब तुम बताओ पीसी कितना रहेगा? सेलिंग कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स 15 है, पीसी 1500 रुपए दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ 150, तो 10 शेयर्स इशू करेंगे. बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है? बस अभी ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना. अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर ऑफ परचेसिंग कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी. उसके बाद आगे,
लाइबिलिटीज ऑफ द बेटर लिमिटेड इंक्लूडेड 1 लाख ड्यू टू बेस्ट। ओ हो, लिखो इंटर कंपनी ओइंग्स, लिखो इंटर कंपनी ओइंग्स, मतलब जो दो कंपनी का अमलगमिशन हो रहा है उन्हीं का आपस में लेना देना बाकी है, उन्हीं का आपस में लेना देना बाकी है, इसे बोलते हैं इंटर कंपनी ओइंग। मतलब शादी के पहले, अमलगमिशन के पहले मुझे मेरी होने वाली बीवी से कितने रुपए लेने थे? 1 लाख। अमलगमिशन के पहले ये परचेसिंग सेलिंग कंपनी एक दूसरे के डेटर क्रेडिटर थे फॉर द अमाउंट रुपीज 1 लाख। क्यों 1 लाख क्यों लेना बाकी था, देना बाकी था? ड्यू टू बेस्ट फॉर द परचेज फ्रॉम इट, इन्होंने कुछ तो माल खरीदा होगा एक दूसरे से। ऑन विच बेस लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ द कॉस्ट। बरोबर है क्या? ध्यान से सुनना, मतलब यहाँ पे बेटर ने बेस से माल खरीदा और बेटर ने आगे वो माल बेच भी दिया। बेटर ने बेस से 1 लाख रुपए में माल परचेस किया और बेटर ने उस माल को आगे बेच भी दिया एट अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। द गुड्स ऑफ रुपीज 50,000 आउट ऑफ द सेड परचेज रिमेन इन द स्टॉक। ओ हो, मतलब बेटर ने जो बेस्ट से माल खरीदा था जिसके 1 लाख रुपये अभी भी देना बाकी है, उस माल में से आधा माल बेटर ने आगे बेच दिया। बेटर ने बेस से परचेस किया 1 लाख रुपीस का माल, उसमें से आधा माल बेटर ने आगे कस्टमर को बेच दिया, आधा माल अभी भी स्टॉक में पड़ा है, आधा माल अभी भी स्टॉक में पड़ा है। और अब दोनों का अमलगमिशन होने जा रहा है। देखो जरा, ये बेटर ये बेस्ट, अब दोनों का अमलगमिशन होने जा रहा है, दोनों की बैलेंस शीट मर्ज हो रही है, चिपक गई। और बैलेंस शीट चिपक गई तो देखो बेटर के पास जो आधा 50,000 रुपए का माल था जो बेस्ट से परचेस किया था, वो माल अभी भी इस बैलेंस शीट में है। कितनी गंदी पिक्चर दिख रही है, देखो जरा। ये ऐसा दिख रहा है, अब ये दोनों कंपनी एक ही हो गई ना आफ्टर अमलगमिशन। अब ऐसा दिख रहा है जैसे हमने अपने आप को माल बेचा, बेस्ट ने अपने आप को माल बेचा, बेस्ट का ही बेचा हुआ माल बेस्ट के पास वापस आ गया जिसके ऊपर बेस्ट ने प्रॉफिट अर्न किया था। तुम बताओ, अब ये जो 50,000 का स्टॉक है जो बेटर के पास पड़ा था, अब जब दोनों की बैलेंस शीट मर्ज हो गई है, अमलगमेट हो रही है, तो ये जो स्टॉक है इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन घुसा पड़ा है, क्या उस प्रॉफिट मार्जिन को रिवर्स नहीं करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा कि नहीं? तो उसकी भी एक एडजस्टमेंट करनी होगी। एक रहेगी इंटर कंपनी ओइंग्स की 1 लाख डेटर क्रेडिटर कम, और एक दूसरा रहेगा ये स्टॉक रिजर्व का, एक दूसरा रहेगा स्टॉक रिजर्व का। बचपन में कंसाइनमेंट में स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट करते थे ना, बरोबर है? डोंट वरी, नहीं याद आ रहा है चिंता मत करो, मैं बताऊंगा वापस। और उसके बाद क्या बोला है? मेक द क्लोजिंग लेजर इन द बुक्स ऑफ बेटर लिमिटेड एंड द ओपनिंग जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बेस्ट, यानी ट्रांसफरी के बुक में जर्नल एंट्री पूछी है और ये सेलिंग कंपनी के बुक्स में लेजर बनाने बोला है और नए कंपनी की बैलेंस शीट बनाने बोली है, बैलेंस शीट आफ्टर अमलगमेशन। भाई साहब मरे जान से, बहुत बड़ा क्वेश्चन है भैया, ध्यान देना है सभी को। सबसे पहले तो सेलिंग कंपनी की बुक्स क्लोज करो। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सेलिंग कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास की थी और लेजर भी बनाए थे। इस बार एंट्रीज पास नहीं करना है, सिर्फ लेजर बनाना है। इस बार एंट्री पास नहीं करना है, सिर्फ लेजर बनाना है। इस बार एंट्री पास नहीं करना है, सिर्फ लेजर बनाना है सेलिंग के बुक्स में। और परचेसिंग के बुक में जर्नल एंट्री और परचेसिंग के बुक में अमलगमेशन के बाद की बैलेंस शीट। कछु बात समझ में आ रही है? करे क्वेश्चन समझ में आया क्या क्या पूछा है? सेलिंग परचेसिंग के बुक में जर्नल एंट्री, सेलिंग कंपनी के बुक्स में लेजर, क्लोजिंग लेजर्स और बैलेंस शीट आफ्टर अमलगमेशन। 1, 2 और 3, ये 3 चीज़ें पूछी है। सबसे पहले ये करेंगे, फिर ये, और सबसे लास्ट में बैलेंस शीट। आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या बच्चों?
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑल सेट, वेरी गुड, वेरी गुड। केतु सानू, समझ में आ गया ना? चल अब आगे बढ़ते। सबसे पहला काम क्या करूं, तुम बताओ, गेस करो। जो भी बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन जीडीपी कैसे भी देख रहा है, सबसे पहला काम क्या करना है मुन्ना, फटाफट से बता दो। राइट, क्या करें सबसे पहला काम? सर पहले लंबी सांस लो। अब मस्त लग रहा है। हाँ, आप बता रहे क्या करने के लिए बोला यहाँ पे? सेलिंग के बुक्स में भी एंट्री कर, सेलिंग के बुक्स में लेजर बनाना है, परचेसिंग के बुक में एंट्रीज करना है, और क्या कहते हैं आपका, नई बैलेंस शीट भी बनानी है। वन बाय वन एक एक चीज को टैकल करते। आ जाओ, सबसे पहले क्या करना है बताओ भी। सेलिंग के बुक्स में लेजर बना ले, सेलिंग के बुक्स में लेजर बना ले, लेजर। वेरी गुड सानू, इसीलिए तो मैं क्या बता रहा हूं, बाकी और कोई दूसरे बच्चे होते ना, मैं कभी ये मतलब इतना एंटरटेन नहीं करता। मतलब ये जबरदस्त प्यारी बच्ची है। मेरे ख्याल से केतकी के भी दिमाग में आया ही होगा कि सबसे पहले पीसी निकालना होगा। जो बच्चा रिकॉर्डेड या ऑनलाइन ऑफलाइन जीडीपी कैसे भी देख रहा है, आपके भी दिमाग में आया ही होगा कि सर सब बाद में करो, सबसे पहले पीसी निकालो, क्योंकि बगैर पीसी के क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं होगा। यस और नो? यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो प्लीज सबसे पहले मुझे पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबॉडी? यहां तक किसी बच्चे के मन में कोई डाउट? चलो आगे। सो ये सब काम बाद में, सबसे पहले निकालेंगे पीसी, पीसी पीसी पीसी। लिखो, ऐसा लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 लिखो। बेटर लिमिटेड सेलिंग कंपनी, बेस्ट लिमिटेड, लिख बेटा, परचेजिंग कंपनी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? समझ में आया क्या? सेलिंग को आप प्यार से ट्रांसफरर कंपनी भी लिख सकते हो, और यहाँ पे ट्रांसफर ही, क्योंकि AS14 के अंदर में वर्डिंग ट्रांसफरर और ट्रांसफरी जैसे यूज किए जाते हैं। बरोबर है? चलो सबसे पहले लिखो अब वर्किंग नोट नंबर 1 गाइस, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। लिखो कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। प्लीज लिखो बेटा, अच्छे से ध्यान से लिखना। लिखा बेटा? कैलकुलेशन ऑफ पीसी, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। लिखा बेटा? सो पीसी कैलकुलेट करने के लिए कौन सी मेथड है मुझे सबसे पहले बता दो। पीसी कैलकुलेट करने के लिए कौन सी मेथड हम लोग यूज करेंगे, मुझे सबसे पहले बता दो बेटा। एनीबॉडी? हाँ बोलो। क्या दिया है पीसी के लिए इंफॉर्मेशन? पीसी के लिए इंफॉर्मेशन का दिया है क्वेश्चन वा में? पढ़ बे, पढ़ बे, इंफॉर्मेशन पढ़ बे। क्या है रे बेटा नंबर इसका? पेज नंबर 13.17, 13.18। हाँ, ये दिया है इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन पढ़ना। अच्छा, आपको स्क्रीन पे दिखा दूं क्या एक बार? पीसी 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 पीसी, ये है पीसी की इंफॉर्मेशन। पहले ऊपर बोला है कि बेस्ट लिमिटेड टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बेटर लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट बैलेंस शीट। और ठीक है,
और आगे बोला है वैल्यू ऑफ द शेयर्स इन बेस्ट, यानी ट्रांसफरी के एक शेयर का वैल्यू कितना अज्यूम करेंगे 150 और ट्रांसफरर के एक शेयर का वैल्यू कितना अज्यूम करेंगे 100 आफ्टर द इशू ऑफ बोनस शेयर। अच्छा, ट्रांसफरर ने बोनस भी इशू किया। लो, एक बच्ची ने नई मेथड ही पैदा कर दी, नेट परचेस मेथड। ये कौन सी मेथड है भैया? चलो बोनस का हिसाब बताओ कितना है। तो बोनस कितना दे रही बेटा 1:2 के रेशो में। सो सेलिंग कंपनी के बोनस शेयर्स इशू करने के बाद नंबर ऑफ शेयर्स बताओ। बेटर ये सेलिंग है, बोलो 10 लाख रुपीज इन लैक्स। 10 लाख डिवाइडेड बाय एक शेयर 100 का। 10 लाख डिवाइडेड बाय एक शेयर कितने का बेटा 100 का। टेन लाख डिवाइडेड बाय 100, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? लिखो, नंबर ऑफ शेयर्स इन ट्रांसफरर 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए 10,000 प्लस ट्रांसफरर ने बोनस शेयर इशू किया। अरे भूल गए क्या? बेटर लिमिटेड हैव इशूड द बोनस शेयर इन द रेशो ऑफ 1:2। सो बेटर ने 1:2 के रेशो में बोनस शेयर्स इशू किया है, राइट? प्लस बोनस इशू इन द रेशो ऑफ 1:2। देयरफॉर बोनस इशू कितना आ जाएगा 5,000। अगर आपके पास 2 शेयर है आपको बोनस मिलेगा 1। अगर आपके पास 10,000 शेयर है आपको बोनस मिलेगा 5,000। सो कैसे निकाला बेटा है 10,000 इंटू बोनस का रेशो। बोनस का रेशो 1:2 था। 10,000 इंटू 1/2 5,000। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स लिखते जाओ इन ट्रांसफरर कंपनी आफ्टर, लिख रहे बेटा, बोनस इशू 15,000 शेयर्स। यस और नो? 15,000 शेयर्स लिखना है सभी ने। चल ये तो हो गया। अब ध्यान से सुनना, यहां पीसी कैसे निकल रहा है प्लीज ध्यान दो। फॉर पीसी कैलकुलेशन they have given in the question, they have given in the question, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, क्या दिया बेटा उन्होंने क्वेश्चन में? फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों कंपनी के शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू दे दी है। सो वी हैव टू कैलकुलेट पीसी ऑन द बेसिस ऑफ शेयर एक्सचेंज रेशो मेथड। रुको रुको, शेयर एक्सचेंज रेशो मेथड ये नेट पेमेंट मेथड का ही वेरिएशन है। याद आया क्या? ब्रैकेट में लिख लेता हूं, वेरिएशन ऑफ नेट पेमेंट मेथड। यहां पे पीसी कैसे निकालेंगे बेटा? देखो, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी शेयर्स इशू कर रही है ना खुद के। कैसे निकलेगा? कितने निकलेंगे बेटा? देखो जरा, ये कैसे निकालेंगे? ये नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी मल्टीप्लाइड बाय शेयर एक्सचेंज, पुट द वैल्यू
गेट द आंसर। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना, मल्टीप्लाइड बाय शेयर एक्सचेंज रेशो, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी मल्टीप्लाइड बाय शेयर एक्सचेंज रेशो, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी मल्टीप्लाइड बाय शेयर एक्सचेंज रेशो। यस और नो? यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ? चले क्या आगे? पक्की बात? ऑल सेट? चलो आगे। चल, लिखा है बेटा सभी ने? वेरी गुड। चल, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी कितने बताओ? 15,000। इनटू शेयर एक्सचेंज रेशो का फॉर्मूला सुनना, इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू ऑफ ट्रांसफरर कंपनीज शेयर अपॉन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरी कंपनीज शेयर। हर बार ये फॉर्मूला ध्यान रखना बेटा। सो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ट्रांसफरर कंपनी की क्वेश्चन में दी है 100, इंट्रिंसिक वैल्यू ट्रांसफरी कंपनी की क्वेश्चन में दी है 150। सो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए बेटा बताओ? 15,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 150, 10,000 शेयर्स। Then number of shares to be issued by transferring company will be 10,000 shares। ये तो हो गया पीसी नंबर ऑफ शेयर्स। अब इन अमाउंट चाहिए, कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाइड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी इतने शेयर्स दे रही है, मल्टीप्लाइड बाय एक का इंट्रिंसिक वैल्यू 150। देयरफॉर परचेज कंसीडरेशन लिखो। किसी बच्चे को डाउट है तो पहले एक बार पूछो। सो दिस इनटू दिस कितना आ जाएगा परचेज कंसीडरेशन? 15 lakhs। बेटा मैंने फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला हर बार ध्यान रखना। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय ट्रांसफरी कंपनी विल बी एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स इन ट्रांसफरर कंपनी मल्टीप्लाइड बाय शेयर एक्सचेंज रेशो। और शेयर एक्सचेंज रेशो का ये फॉर्मूला कभी मत भूलना, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरर अपॉन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरी। नेट पेमेंट मेथड का ही वेरिएशन है। सर नेट पेमेंट कैसे? अरे बाबा यहाँ क्लियर कट शब्दों में दिया है, ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफरर के इक्विटी शेयर होल्डर्स को, सॉरी शेयर होल्डर्स को अपने खुद के शेयर्स इशू किए। ये भी दिया है किस फॉर्म में दिया है, और वो एक शेयर कितने का है ट्रांसफरी का, वो भी दे दिया है 150 का। क्या किस फॉर्म में दिया हुआ है? सर फिर शेयर एक्सचेंज रेशो क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग और परचेसिंग कंपनी पीसी जो निकाल रही है बाय एक्सचेंजिंग देयर शेयर्स वैल्यू, इसीलिए शेयर एक्सचेंज रेशो मेथड बोला है बेटा। बरोबर है? डन। सो पीसी कैलकुलेट कर लिया, बहुत बड़ा काम खत्म हो गया भैया। पीसी तो कैलकुलेट हो गया। किसी को यहाँ तक कोई तकलीफ? जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, पीसी कैलकुलेट करना अलग बात और पीसी डिस्चार्ज करना अलग बात। नाउ पीसी डिस्चार्ज करना अलग बात। बता बेटा पीसी कैसे डिस्चार्ज कर रही है वो? इन द फॉर्म ऑफ सब लोग साथ में रहना बेटा। इन द फॉर्म ऑफ, देखो तो पढ़ो तो क्वेश्चन में, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स बेस्ड, अपने शेयर्स इशू कर रही है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यूज। चलो देयरफॉर
₹15 लाख डिवाइडेड बाय एक शेयर की वैल्यू 150। सो नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी जो हमने ऊपर निकाला 10,000, इसमें फेस वैल्यू यानी शेयर कैपिटल यानी फेस वैल्यू कितनी है बेटा 10,000 इंटू ट्रांसफरी के एक शेयर का वैल्यू 100 है। फेस वैल्यू चेक करो बैलेंस शीट में, यानी 10 लाख रुपीस। और ऊपर सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है, ट्रांसफर ये शेयर्स प्रीमियम पे इशू कर रही है ना, 150 है ना इशू प्राइस। सो 10 लाख और 5 लाख टोटल कितना हो गया, खेल खत्म। यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो प्लीज 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 एक बार पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट। काइंड नो चले आगे। सो पीसी कैलकुलेट कर लिया, पीसी डिस्चार्ज कैसे होने वाला है ये भी बता दिया। आगे बढ़े, डिस्चार्ज वाला एक बार फिर से देख बेटा, ध्यान देना। पीसी निकाल तो लिया 15 लाख, वैसे हमने ऊपर भी बताया ही है कि ट्रांसफर ही कंपनी पीसी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स दे रही है 10,000 शेयर्स। सो ये 15 लाख कैसे दे रही है, 15 लाख कैसे दे रही है, ट्रांसफर ही खुद के शेयर्स के फॉर्म में दे रही है। सो 15 लाख रुपीस देने के लिए ट्रांसफर ही कितने शेयर इशू करेगी, 15 लाख देने के लिए ट्रांसफर ही खुद के 150 के 10,000 शेयर्स इशू करेगी, बराबर है क्या। और ये 10,000 शेयर्स जिसमें फेस वैल्यू 100 है यानी 10 लाख, और प्रीमियम कितना है बेटा 50 रुपीज़। अरे बाबा, ट्रांसफर ही कंपनी खुद का एक शेयर जो इशू कर रही है उसकी प्राइस कितनी पकड़ रही है, इशू प्राइस 150, 150 में 100 फेस वैल्यू है तो प्रीमियम कितना आएगा 50 रुपये। अमाउंट कितना आया पीसी का 15 लाख, उस 15 लाख में फेस वैल्यू 10 लाख, प्रीमियम 5 लाख। तुमको बताने के लिए एंट्री बता दूं क्या, ध्यान से सुनना। लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट डेबिट 15 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू, अरे बाबा कैपिटल में फेस वैल्यू जाता है ना हर बार, 10 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख। ये रहेगी इसकी एंट्री, ध्यान आया है। वैसे ऊपर भी हमने निकाल ही लिया था, कितने शेयर्स इशू कर रही बेटा 10,000 इंटू एक का इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है 150, टोटल 15 लाख। डन, ऑल सेट। चले क्या आगे, ये ध्यान रखना फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय ट्रांसफर कंपनी इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर मल्टीप्लाइड बाय शेयर एक्सचेंज रेशो। ये फॉर्मूला हर बार यूज नहीं करना, जब दोनों कंपनी की आपको इंट्रिंसिक वैल्यू पता है तो उसी समय हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड बेसिकली नेट पेमेंट मेथड है, इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे शेयर एक्सचेंज कर रहे हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, शेयर्स एक्सचेंज कर रहे हैं। हमें यहाँ पे पता है कि परचेसिंग कंपनी सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को कितने शेयर्स दे रही है और एक शेयर का वैल्यू कितना है, इसीलिए इसको नेट पेमेंट मेथड भी बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कितने का दे रहे हैं 15 लाख, किस फॉर्म में दे रहे हैं, शेयर्स के फॉर्म में। नेट पेमेंट मेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी, बरोबर। चले आगे, याद रहेगा इस सभी को, अच्छे से ध्यान से घर पे एक बार बगैर देखे वापस सॉल्व करना बेटा। चलो अब स्टार्ट करूँ क्या। अब सबसे पहले सेलिंग कंपनी की बुक्स क्लोज कर देता हूँ, लेजर बनाने हैं ना सेलिंग कंपनी के बुक्स में, यस और नो। सब लोग तैयार है क्या, पहले एक बार देख लो, लिख लिया क्या सभी ने, किसी बच्चे का कुछ छूटा है क्या, ओके हाँ सानू लिख लिया। अब तो बस कुछ नहीं, स्टेप्स फॉलो करना है, सबसे पहला काम खत्म, पीसी निकाल लिया, स्टेप्स फॉलो करो बेटा। अब सेलिंग कंपनी की बुक्स क्लोज करना है नाउ, वेरी गुड। लिखो इन द बुक्स ऑफ
बेटर यानी सेलिंग कंपनी, वेरी गुड सानिया, ट्रांसफरर कंपनी, सेलिंग कंपनी, नेसेसरी लेजर्स, जर्नल एंट्री नहीं बोला है, जर्नल एंट्री बोलो कि लेजर बोलो, हमारे दिमाग में तो वही 7 स्टेप है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 7, और कुछ करना ही नहीं, आंख बंद करके वो स्टेप्स फॉलो करना है। सेलिंग कंपनी के बुक में जब अकाउंटिंग कर रहे हो तो मर्जर है कि परचेस है, इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। सेलिंग की बुक में अकाउंटिंग करते हो तो मर्जर है कि परचेस है, इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है, परचेसिंग के बारे में कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचो, अपने बारे में। माइंड योर ओन बुक्स, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। While recording the transaction, you have to think from the point of view of your business and not from the point of view of any other third business, because your business is your business and that's none of their business। ध्यान दो, फालतू एक डायलॉग था मूवी का। चलो आ जाओ, आगे बढ़े हम लोग। सो नेसेसरी लेजर्स की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से लेजर्स बनेंगे बताओ। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या था बेटा, स्टेप्स फॉलो करना है। सेलिंग की बुक्स क्लोज करने का मतलब होता है स्टेप फॉलो करो, स्टेप। स्टेप नंबर 1 क्या था, कौन बोलेगा रे बच्चे, स्टेप नंबर 1 क्या था? हाँ, क्लोज द बैलेंस शीट। मैं स्टेप्स बोल दूं क्या, क्लोज द बैलेंस शीट, पीसी ड्यू, पीसी रिसीव, रियलाइजेशन एक्सपेंस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का सेटलमेंट, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस और इक्विटी शेयर होल्डर्स का सेटलमेंट, खेल खत्म। अब बैलेंस शीट क्लोज करना है, सबसे पहली स्टेप्स। चलो बेटा जी, बैलेंस शीट क्लोज कर रहा हूँ। बैलेंस शीट क्लोज करने के लिए पहली स्टेप के अंदर की भी पहली स्टेप, बैलेंस शीट क्लोज करना है तो क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू द रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। चलो, एसेट टेकन ओवर, ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन, एसेट 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 एसेट, ढूंढो ढूंढो, एसेट 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 एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पेज नंबर 13.18 पे दिख रहा है क्या, बेटर लिमिटेड की बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट करूं ट्रांसफर, उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट बना लूं क्या? बनाओ। आप एक पेज पे ऐसे अकाउंट बनाओगे, आप ऐसे मत बनाना, ये आपका पेज है, रियलाइजेशन अकाउंट, शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये अकाउंट वो अकाउंट, ये ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे बनाना है। बनाना समझते हो क्या? ऐसे बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है, आजू बाजू में नहीं, ऐसे। समझ में है ना? प्रॉपर बनाओ। ये आपका पेज है पूरा, ये ऊपर रियलाइजेशन, नीचे फिर आगे जो जो अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो बनाते हैं सब। चलो बेटा जी बनाओ, तो लिखो सबसे पहला अकाउंट, लिखो बेटा रियलाइजेशन अकाउंट, अच्छा मस्त आधे पौने पेज का बना लो। जितनी ज़्यादा असेट्स और लाइबिलिटी रहेगी उतना ही बड़ा बनेगा, क्योंकि रियलाइजेशन में क्या जाती है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, पीसीडीओ। चलो करो, ट्रांसफर करो। अब बैलेंस शीट पे एक एक असेट में टिक करते जाओ। सबसे पहले रियलाइजेशन के डेबिट पे क्या लिखो बेटा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सो रियलाइजेशन के डेबिट में लिख दिया टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करना है। प्लीज लेजर का फॉर्मेट आप प्रॉपर बनाओगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड लिखना है। देन पर्टिकुलर अमाउंट प्रॉपर लिखना है बेटा। डन। रियलाइजेशन टू पीपी, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करो। बुक वैल्यू कितना है बेटा, 15, और ऐसा लिख देना रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन लैक्स, बरोबर। चलो आगे। नहीं ना सर हमको 15 ऐसा फिर पॉइंट में आएगा, नहीं लिखना है रुपीज इन लैक्स, मत लिखो। सारी चीज़ें बता देता हूँ, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो। सर रुपीज इन लैक्स में लिख के करा चलेगा, नहीं लिखा
पूरा फिगर लिखो, आपकी मर्जी। ठीक है, पहला काम खत्म। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ गया होगा, जहाँ कहीं पे भी रियलाइज पीपीई अकाउंट बना होगा, पीपीई अकाउंट का बैलेंस कितना था 15 लाख, और अब हमने उस पीपीई को वहाँ से निकाल के कहाँ डाल दिया, रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीपीई, तो पीपीई के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन, पीपीई अकाउंट क्लोज। चेक कर लो क्लोज हो गया क्या, चेक करो बेटा, आप भी बना लो पीपीई अकाउंट, एक छोटू सा 2 लाइन का छोटू सा बना लो, 2 लाइन का बनाए बेटे सभी ने। डन। हाँ, अगला काम बता रहे बेटा, और क्या करना है, अगला अकाउंट बनाओ, मतलब अगली स्टेप बताओ। ट्रांसफर एसेट्स हो गया, और कौन सी एसेट्स है बताओ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है भाई साहब, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है, करेगा ट्रांसफर, करे ट्रांसफर। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितनी है, अरे नॉन करंट है नहीं ना रे, सेलिंग की नहीं है, परचेसिंग की है, गलती से देखना परचेसिंग का ट्रांसफर कर दोगे। सेलिंग कंपनी की बैलेंस शीट क्लोज करना है, सेलिंग में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, डैश है डैश। परचेसिंग में, सेलिंग कंपनी में और क्या है, करंट असेट है। बनाओ ना, करंट असेट ट्रांसफर करो, करो बेटा, करंट असेट ट्रांसफर करो बेटा, वेरी गुड। चलो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू करंट असेट, प्लीज आप पूरा लिखना, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर दो। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, जहां कहीं पे भी करंट असेट अकाउंट बना होगा, करंट असेट का बैलेंस कितना था पहले का 5 लाख, ट्रांसफर करना है बाय रियलाइजेशन टू करंट असेट, करंट असेट भी क्लोज हो गई। देखो रियलाइजेशन के डेबिट में टू करंट असेट, और करंट असेट के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन। बैलेंस शीट के एक एक आइटम को टिक 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 लगाते जाओ। फर्स्ट स्टेप क्लोज द बैलेंस शीट, सेकंड स्टेप पीसी ड्यू करो, थर्ड स्टेप पीसी रिसीव करो, फोर्थ स्टेप रियलाइजेशन, फिफ्थ स्टेप प्रेफरेंशियल होल्डर्स का सेटलमेंट, सिक्स स्टेप रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस, एंड 7 नंबर के स्टेप फाइनल सेटलमेंट विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। डन। पीपीई बना रही हूं, बना। अगला आइटम, असेट साइड में और कुछ है, नो, असेट क्लोज। देन ट्रांसफर ऑल लाइबिलिटीज टू द, ट्रांसफर ऑल द लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरिंग कंपनी टू द रियलाइजेशन अकाउंट। ले बेटा, कौन कौन सी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है बताओ, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी। अभी ये मत सोचना कि परचेसिंग कंपनी कौन कौन सी एसेट्स लाइबिलिटी लेके जा रही है, परचेसिंग का मेथड कौन सा है, मर्जर परचेस। सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मर्जर परचेस इसके बारे में नहीं सोचना है। हम सेलिंग के बुक्स में बस इतना ध्यान रखो, जो जो एसेट्स और लाइबिलिटी, जो जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, और जो जो एसेट्स, जो जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी और जो जो एसेट परचेसिंग कंपनी लेके चलेगी, वो एसेट्स और लाइबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है एट बुक वैल्यू। चलो, लाइबिलिटी में बताओ कौन कौन सी एसेट्स लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी साइड में दिख रही है करंट लाइबिलिटी, करो ट्रांसफर। और कौन सी लाइबिलिटी है, बस करंट लाइबिलिटी ही है, और तो कुछ है ही नहीं। ओ वाह, टिक लगाते जाओ बैलेंस शीट में। सो बाय करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, जहां कहीं पे भी करंट लाइबिलिटी का अकाउंट बना होगा, करंट लाइबिलिटी का बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस कितना था बेटा, करंट लाइबिलिटी ढूंढो 2 लाख। अब ये ट्रांसफर कर रहा हूँ करंट लाइबिलिटी अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफर टोटल करना दोनों साइड में, नहीं तो खाली छोड़ के आओगे एग्जाम में। बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करना, ये नहीं सोचना कि परचेसिंग कितने में लेके जा रही है, ट्रांसफर एट बुक वैल्यू। करंट लाइबिलिटी को भी क्लोज कर दो, असेट साइड में जो दोनों असेट थी उसको भी क्लोज कर दो, टिक कर दो, टिक कर दो क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में जो जो असेट ट्रांसफर कर दिए उसको टिक टिक, जो जो लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दी उसको टिक टिक, जो जो बोल रहा हूँ एज इट इज फॉलो करो।
तो इससे आपको समझ में आएगा कौन कौन सी एसेट लायबिलिटी बच गई, कर दिया। और कुछ है, हो गया, बाकी थर्ड पार्टी लायबिलिटी तो नहीं है, अब हो गया, कर दी। उसके बाद और क्या करते हैं, और क्या करते हैं बताओ बैलेंस शीट क्लोज करने के लिए? ट्रांसफर एसेट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी टू रियलाइजेशन एंड बुक वैल्यू, ट्रांसफर थर्ड पार्टी लायबिलिटी टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी टू रियलाइजेशन एंड बुक वैल्यू। देन उसके बाद ट्रांसफर रिजर्व सरप्लस इक्विटी शेयर कैपिटल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ढूंढो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड 10 लाख, और शेयर कैपिटल में कितना दिख रहा है? अच्छा, रिजर्व सरप्लस में 8 लाख है, शेयर होल्डर्स फंड 10 लाख, और रिजर्व सरप्लस कितना है बेटा? ये है 10 लाख और ये है 8 लाख, ये है 10 लाख और ये है 8 लाख। ट्रांसफ़र कर दूँ इक्विटी शेयर होल्डर्स को? ये हो गया, टिक टिक, ये भी ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये मैं इन दोनों को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ये नहीं हुआ अभी तक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ तो है नहीं। चलो 10 लाख 8 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस करो ट्रांसफ़र, बनाओ इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। बनाओ बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, बनाओ तो। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। बनाए? चलो करो। इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर करना है तो डेबिट करो। सो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, किसको दे रहे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो उनको क्रेडिट करो। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, जहां कहीं पे भी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बना होगा उसका ओपनिंग बैलेंस इधर होगा। कितना बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल? 10 लाख। अब उसको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो इक्विटी शेयर कैपिटल के डेबिट में टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्रेडिट में बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। अरे ये बात समझ में आई क्या रे सभी को? ट्रांसफ़र, रिजर्व सरप्लस ट्रांसफ़र करो, ये भी अकाउंट क्लोज। रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा? 8 लाख। अब उसे ट्रांसफ़र करना है तो टू रियलाइजेशन, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि रिजर्व सरप्लस इक्विटी शेयर होल्डर्स का, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसके पहले के लेक्चर देखे बेटा आपने। इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन, बाय रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये भी अकाउंट क्लोज। रिजर्व सरप्लस क्लोज, इक्विटी शेयर कैपिटल क्लोज। काफ़ी बार एग्जाम में ना, अगर एग्जाम में समय कम रहा तो ये इस साइड वाले अकाउंट नहीं बनाए तो भी चलेंगे, अगर समय कम है आखिरी में तो ठीक है। ये तो वैसे भी देखो, ये ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र क्लोज, इसका ओपनिंग बैलेंस ये ट्रांसफ़र कर दिया, क्लोज हो गया। ये करंट लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया, क्लोज हो गया। ये इक्विटी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में, इसको ये ट्रांसफ़र कर दिया इक्विटी शेयर होल्डर में, क्लोज हो गया। वैसे इसका ओपनिंग ट्रांसफ़र कर दिया, क्लोज हो गया। चलो रिजर्व सरप्लस ट्रांसफ़र, करंट लायबिलिटी ट्रांसफ़र, इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफ़र, सब कुछ ट्रांसफ़र। क्वेश्चन की बैलेंस शीट क्लोज हो गई, एपी भर रही। अब क्या करो नेक्स्ट, अगली स्टेप बताओ। नेक्स्ट स्टेप क्या थी? बताओ। पीसी ड्यू करो। पीसी किससे लेना है? पीसी किससे लेना है? बेस्ट लिमिटेड ट्रांसफरी, बरोबर ना? तो बेस्ट लिमिटेड का अकाउंट बनाओ ना, बरोबर है कि नहीं? ट्रांसफरी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पीसी ड्यू किया। देखो एंट्री सोच रहा हूँ, पोस्टिंग कर रहा हूँ, एंट्री सोच रहा हूँ, पोस्टिंग कर रहा हूँ। ट्रांसफरी टू रियलाइजेशन, ट्रांसफरी के डेबिट में टू रियलाइजेशन। पीसी कितना था? 15 लाख। रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखो बाय
बेस्ट लिमिटेड, पीसी ड्यू 15 लाख। अगली स्टेप पीसी रिसीव करो, अगली स्टेप पीसी रिसीव करो। आ जाओ रिसीव कर लेते हैं। कैसे करेंगे बेटा रिसीव, बताओ किस फॉर्म में मिला है? हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट 1 में निकाला, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, शेयर्स इन ट्रांसफरी, शेयर्स इन ट्रांसफरी, शेयर्स इन ट्रांसफरी अकाउंट विल बी डेबिटेड टू ट्रांसफरी यानी बेस्ट लिमिटेड। पीसी रिसीव करो, 15 लाख का पीसी मिल गया। और बेस्ट के क्रेडिट में लिखो बाय शेयर्स इन ट्रांसफरी, परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड। पूरा आप लिखोगे बेटा, आप पूरा लिखोगे, शॉर्टकट यूज नहीं करना है, राइट। अगली स्टेप क्या है बेटा बताओ? नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप बेटा बैलेंस शीट क्लोज, पीसी ड्यू, पीसी रिसीव, देन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का बताओ इसमें कुछ है क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंस एनीबॉडी? चलो बोलो बेटा, रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में कुछ बोला है? नो, नथिंग इज गिवन। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं बोला है, चेक कर लो कहीं कुछ दिया है करे? नो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग नथिंग नथिंग, छोड़ दो। एक बच्ची बोल रही है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ही कहाँ? एक बच्ची नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे अटक गई है। हम लोग सेलिंग कंपनी की बुक्स क्लोज कर रहे हैं सानू, सेलिंग कंपनी के बुक्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है क्या? जरा चेक करो। डन, सारी बैलेंस शीट क्लोज हो गई क्या? चेक करो तो। ये भी ट्रांसफर, ये भी ट्रांसफर, ये भी ट्रांसफर, ये भी ट्रांसफर, ये है नहीं। बेटर की बैलेंस शीट क्लोज, बैलेंस शीट क्लोज, पीसी ड्यू, पीसी रिसीव, रियलाइजेशन एक्सपेंस है नहीं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है क्या? चेक करो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी नहीं है, वरना उनका फाइनल सेटलमेंट कर लेता। 5वीं स्टेप भी खत्म। 6 नंबर की स्टेप रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालो, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालो, स्टेप्स फॉलो करना है। रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर कर दो निकाल के इक्विटी शेयर होल्डर्स को। बता बेटा कितना आ रहा है? 15 और 5 20 लाख डेबिट साइड में, इधर में 17 लाख, कितना कम पड़ रहा है? 3 लाख। ओ हो, डेबिट बैलेंस आया रे बेटा, क्या है ये? लॉस। दे दो इक्विटी शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डेबिट करो। लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डेबिट कर दो। लॉस ऑन रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डेबिट कर दो। दूसरा इफेक्ट बैलेंसिंग फिगर था बेटा, ये लॉस हुआ इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो कुछ देना है वो कर दिया बेटा। टू रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन। सबसे लास्ट स्टेप फाइनल सेटलमेंट ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। लास्ट स्टेप इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दो। सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना कितना है वो निकालो। 10 और 8 18 लाख, 18 में से 3 गए 15 लाख, 15 लाख रुपए देना निकल रहा है। चेक करो, बरोबर हमारे पास में 15 लाख का ही बैलेंस बचना चाहिए, हमारे पास में बरोबर 15 लाख का ही बैलेंस बचना चाहिए। यस और नो? चल, बेस लिमिटेड का अकाउंट तो क्लोज हो गया। शेयर्स इन बेस लिमिटेड, ये क्या था? पीसी रिसीव हुआ, अब ये पीसी दे देते शेयर होल्डर्स को। बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, बैलेंस, सारे बचे कुछ अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर कर दो इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट टैली होना ही चाहिए। ये भी क्लोज। इक्विटी शेयर होल्डर्स के डेबिट में लिखो टू शेयर्स इन ट्रांसफरी, शेयर्स इन बेस्ट, शेयर्स इन ट्रांसफरी, शेयर्स इन बेस्ट। अरे ये क्या था? अच्छा वो 15 लाख की फिगर उसे, ये भी क्लोज हो गया। चेक करो, पीसी डिस्चार्ज।
पूरी बैलेंस शीट क्लोज, शेयर होल्डर्स का फाइनल अकाउंट भी सेटल्ड। देखो 1 रुपए का बैलेंस नहीं है शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। क्लियर है? कुछ था क्या रे? बोलना मत किसी को, इंटर इतना इजी है, इज्जत नहीं रहेगी वरना घर पे। कुछ था इसके अंदर में? इजी पीजी। पीसी कैलकुलेट कर लिया, सेलिंग कंपनी की बुक्स भी क्लोज कर लिया। अब क्या करना है बताओ, बोलो मुन्ना। परचेसिंग की बुक्स में एंट्रीज पास करना है। डन 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 डन। करें क्या हम लोग? एंट्री पास करें? डॉन पक्का? चल ऑल सेट, बड़े आगे। चल अब तुम बताओ, ये एमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ, अब परचेसिंग कंपनी के बुक में एंट्री पास करना है ना। लिखो आखिरी काम, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, यानी कौन? बेस लिमिटेड। गिनती की 4 एंट्रीज है, गिनती की 4 एंट्रीज है बेटा। कौन कौन सी एंट्री रहेगी चलो बता दो एक बार फटाफट से। एनीबॉडी गाइस? गिनती की 4 एंट्रीज है बेटा। ये 4 एंट्रीज आज आप घर पे ट्राई करोगे। सबसे पहली एंट्री तुम्हें बता देता हूँ। हाँ बोलो। बिजनेस परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर और सेलिंग कंपनी। पीसी ऑलरेडी निकाला था 15 लाख 15 lakh being business purchased and PC due and PC due, right? सिंपल है। वन ऑफ द मोस्ट इजी एंट्री, चाहे मर्जर हो चाहे परचेस हो, दोनों में से केस कोई भी हो, बरोबर है क्या? बिजनेस परचेस का सबसे पहले एंट्री रहेगा। सेकेंड, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज की एंट्रीज आज आप घर पे ट्राई करोगे। थर्ड, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, देन उसके बाद ये वाला क्वेश्चन खत्म। सो इसी के साथ आज के छोटे से 2 शब्द समाप्त करता हूँ। मेरे ख्याल से क्वेश्चन बहुत ही एक आंसर आपका 4-5 पेज का हो गया रहेगा, राइट? सारे अकाउंट्स आपने बना लिए। अच्छा, इससे पहले कि मैं अभी का लेक्चर खत्म करूँ, इसके अंदर में किसी भी बच्चे को कहीं कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार मुझे पूछो, है ना? देखो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही है सारी चीज़ें, कहीं भी किसी भी, है ना, जगह कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार मुझे पहले पूछो। कर पाओगे? पक्का करोगे क्या? हाँ, ट्राई करना ना। बाकी हम लोग कंटिन्यू, तुम्हारा थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। बहुत लेंथी है। हाँ बेटा, लेंथी तो रहेगा। 4 घंटे का पेपर 3 घंटे में सॉल्व करना है, और वो भी करेक्ट। थैंक यू, बाय। चल ओके, एंट्रीज बहुत इजी है, ट्राई करना एक बार। हाँ, एक वो स्टॉक रिजर्व का अमाउंट कैंसिल करने की एंट्री है ना। जैसे देखो, एक ये वाली चीज़ बता देता हूँ अगर किसी को पता नहीं होगा। ये देखो बेटा, ये सेलिंग कंपनी ट्रांसफरर अपना बिजनेस ट्रांसफ़र कर रही है ट्रांसफरी को।
ट्रांसफरर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में एक एसेट थी स्टॉक, टोटल 1 लाख का था, उसमें से आधा तो बेच दिया, तो बचा कितना? आधा। ये स्टॉक किससे परचेस किया था? ट्रांसफरी से। और जब अब दोनों की बैलेंस शीट मर्ज होने जा रही है, दोनों की बैलेंस शीट क्या होने जा रही है बेटा? मर्ज होने जा रही है। अब देखो दोनों की बैलेंस शीट मर्ज हो जाएगी, एक नई बैलेंस शीट बनेगी। और आप लोग जानते हो ट्रांसफरी ने सारी एसेट्स और लायबिलिटी ले लिया, एसेट्स के साथ साथ ये स्टॉक भी तो आया होगा। तो ट्रांसफरी के बैलेंस शीट में आफ्टर अमलगमेशन ये स्टॉक भी दिख रहा है 50,000 का। बट ये कितनी गंदी पिक्चर है, देखो ये तो वही स्टॉक है जो हमने ही बेचा था और हमने ही वापस हमारे बैलेंस शीट में ले लिया। और इस स्टॉक के अंदर में प्रॉफिट इंक्लूडेड है क्या? क्योंकि हमने जब सेल किया था सेलिंग कंपनी को, जो कंपनी का बिजनेस हम लोग अक्वायर कर रहे हैं, हमने जब उसे सेल किया था हमने प्रॉफिट लगा के बेचा था। कितना प्रॉफिट लगाया था जरा बता देना, कितना प्रॉफिट लगाया था बेटा? 25% ऑन कॉस्ट। मतलब ये सेलिंग प्राइस है, हमारा प्रॉफिट कितना था? 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट पता नहीं है तो कॉस्ट को 100 एज्यूम करो, प्रॉफिट 25, देयरफॉर सेलिंग प्राइस 125। 125 ये 50,000 है सेलिंग प्राइस। तो बताओ प्रॉफिट यानी कितना? निकाल बेटा। 50,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25 कितना आ जाएगा? 10,000। तो ये आएगा प्रॉफिट जो घुसा पड़ा है स्टॉक में, इसे हम लोग बोलेंगे स्टॉक रिजर्व। इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? स्टॉक रिजर्व। तो मुझे इस स्टॉक रिजर्व को कम करना है, इस प्रॉफिट को कम करना है। मतलब ये जो स्टॉक दिख रहा है 50,000 का, मैं मेरे बैलेंस शीट में, परचेसिंग कंपनी अपने बैलेंस शीट में 50,000 पे नहीं ले सकती है, क्योंकि इस 50,000 में परचेसिंग कंपनी का प्रॉफिट घुसा पड़ा है 10,000, उसे निकालना होगा। तो मुझे कितने पे लेना होगा बेटा इसको? बताओ। मुझे लेना होगा 40,000 पे, यानी स्टॉक की वैल्यू कम करनी होगी 10,000 से, और मैं कैपिटल रिजर्व या रिजर्व को डेबिट कर दूंगा 10,000 से। इसे कहते हैं रिमूवल ऑफ प्रॉफिट इन द स्टॉक। इसे कहते हैं रिमूवल ऑफ प्रॉफिट इन द स्टॉक। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? कौन बात कर रहा है? डन? क्लियर? तो एक बार आपने इतना ट्राई करके देखना, बाकी हम लोग देखेंगे टुमारो। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।